अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद होंगी। लेकिन मेहमानों की जानिब जाने से पहले मैं एक शॉर्ट समरी आपके सामने रख दूँ। प्रोग्राम में जो बातें हम डिस्कस करेंगे उसमें तालीम का शोबा है। तालीम के हवाले से जो भी ख़बरें शाया हुई हैं और कल ही जो तजावीज़ पेश की गई हैं उस पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ और इसी हवाले से हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ऑनलाइन गुफ्तगू होगी। इसके अलावा कोरोना के जो मामूलात हैं उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी। कोरोना के हवाले से बातचीत होगी। लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, SOPs के मामलात हैं, और इसके अलावा दीगर जो जुड़ी हुई कोरोना से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं उनको भी मौजूए गुफ्तगू बनाएंगे। इसके साथ साथ कराची से ऑनलाइन हमारे साथ एक मेहमान होंगे जिनसे हम कराची के हालात, जिसमें कि इलेक्ट्रिक बल्दिया उस्मा और बहुत सारे मामूलात जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस शख्सियत से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, नबील नकवी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम। नबील, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? लाज़िम बात है। खुशामदीद। सबसे पहले तो प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने निकाला। लेकिन मैंने जिस तरह बयान किया अभी अपने नाजरीन के लिए कि हम कोरोना के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कोरोना के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि लाहौर में लॉकडाउन होना था आज के दिन, अब वो सिलसिला जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि क्या वजूहात हैं और क्या सूरत हाल है? अच्छा दिल, आज से लाहौर के मज़ीद 7 से बड़े इलाके जो थे ना वो आज से बंद हो जाने थे, यानी गुज़श्ता रात 12 बजे मुकम्मल तौर पे सील हो जाना था। लेकिन क्योंकि कल दोपहर 12-1 बजे तक ये फैसला सामने आया कि लाहौर के इन इलाकों को सील किया जा रहा है, तो जो वजह सामने आई है अब तक हुकूमती ज़राए के मुताबिक और ज़िला इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक वो सिर्फ ये कि लोगों की ज़रूरियात के पेश नज़र, क्योंकि इन इलाकों को जिन इलाकों को बंद करना था वहाँ से लोगों को बाहर आना या वहाँ से लोगों को अंदर जाना भी एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोगों से वहाँ खड़ी पुलिस से अप्रूवल लेनी पड़ती है, वहाँ इजाज़त लेनी पड़ती है लोगों को। वहाँ की मुँह से जो मूवमेंट होती है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इस हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि सिर्फ लोगों की ज़रूरियात के पेश नज़र, क्योंकि बहुत कम टाइम लोगों को मिल रहा था। अगर गुज़श्ता रात 12 बजे इलाके बंद हो जाते तो लोगों को बहुत कम लिमिटेड टाइम मिलना था। 7 बजे वैसे ही आजकल शॉप्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, तो 6-7 घंटे सिर्फ लोगों के पास थे। सिर्फ फैसला आने के बाद और उसके बाद भी बाज़ लोगों को नहीं पता चला कि जी हमारे इलाके आज रात से बंद हो रहे हैं। इस वजह से ये जो फैसला आया है, और ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा ये फैसला किया हुकूमत की जानिब से, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि आज रात से हमारे इलाके बंद हो रहे हैं। हमसे लोग पूछ रहे होते हैं, तो बाज़ लोगों ने, हम मुझसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बाज़ लोगों ने उन इलाकों में मुझसे कॉल्स कर करके पूछा है कि जी क्या आज से हमारा इलाका बंद हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि इलाके बंद हो रहे हैं। अब ये जो फैसला आया, आज लोगों को पूरा एक दिन मिल जाएगा अपने ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि जो उन इलाकों में ख़ास करके जिन इलाकों में लॉकडाउन हो रहा है उन इलाकों में सिर्फ जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, जिनमें आपकी फार्मेसी है, तंदूर है, दूध दही की दुकानें हैं, ये दुकानें जो हैं जो डेली यूजेज की दुकानें सिर्फ वो खुलती हैं। अदरवाइज़ तमाम लॉकडाउन के दौरान ये तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद होती हैं। और यही हमने पिछले देखा जब 16 जून से जब लॉकडाउन लगा और उसके बाद तो वो 3 जुलाई तक लगा रहा, वो भी लाहौर के 68 इलाकों में रहा। उसमें भी मार्केट्स बंद थी। तो ये जो फैसला किया गया सिर्फ आवाम की ज़रूरियात के पेश नज़र किया गया, ताकि लोगों को एक दिन का वक्त और मिल जाए और सिर्फ अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र जो लोगों को चीज़ें लेनी है, सामान लेना है, जो भी एक्सेट्रा जो भी करना है वो कर ले, ताकि उनको पर किसी परेशानी का सामना ना हो। तो हम जो गुज़श्ता रात 12 बजे जो इलाके मुकम्मल तौर पे बंद होने थे, हम ये देख रहे थे बाज़ इलाकों में कि हमारे पास खबरें भी यही आ रही थी कि बैरियर्स पहुँचा दिए गए हैं, जो कनातिल पहुँचा दी गई हैं, खारदार तारें पहुँचा दी गई हैं। लेकिन रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब आवाम की ज़रूरियात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अगर ये फ़ैसला किया गया तो ये कहीं किसी हद तक जो है ये अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि लोगों को जो है काफ़ी टाइम मिल गया कि वो अपने सामान ले लें, ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ले लें। अब आज रात 12 बजे से, आज जुमेरात के रोज़ रात 12 बजे से ये जो मुकम्मल इलाके लाहौर में जो है 7 एरियाज़ हैं
और इंतहाई आपके अहम एरियाज हैं। इनमें ग्रीन टाउन है, जौहर टाउन है, टाउनशिप है, चुंगी, अमर सद्दू है। ये वो इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे, इनके ब्लॉक्स बंद रहेंगे माजरत के साथ। इन इलाकों के साथ जो है वो ब्लॉक्स, गलियां, या इनको पहले भी ब्लॉक्स के हिसाब से बंद किया गया था। इसमें जौहर टाउन था, उसको भी ब्लॉक्स के हिसाब से बंद किया गया था। लेकिन नबील, मैं यहाँ पे ईएमई सोसाइटी जो लाहौर की है, नबील, यहाँ पे मेरा जो सवाल होगा ना, सबसे अहम बात यह है कि मैं ये तफसील जानना चाहूँगा कि पहले कौन से इलाके थे जिनमें लॉकडाउन किया गया था, और अब वो कौन से इलाके हैं जो हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं जहाँ पे ये सारी की सारी सूरत हाल अप्लाई की जाएगी। अच्छा, 16 जून को जो अदील फैसला आया था ना, जो जब यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके एक दिन बाद ज़िला इंतज़ामिया की और पंजाब हुकूमत की बाहमी मशावरत से ये फैसला आया कि जी लाहौर के 68 इलाके बंद हो रहे हैं। उसमें लाहौर के मिक्स इलाके थे। मिक्स से मुराद ये है कि ज़्यादातर उसमें लाहौर के पुराने लाहौर के एरियाज थे, जिनमें करीम ब्लॉक था, करीम पार्क था माजद के साथ, दातागंज बख्श टाउन था, अंदरून लाहौर के कुछ इलाके थे, समनाबाद थे, इस्लामपुरा के इलाके थे, इसमें दरोगा वाला के कुछ इलाके थे। उसके बाद उसी फेज़ में हमने ये देखा कि जौहर टाउन के बाज़ इलाके बंद किए गए थे। वाबडा टाउन पहले दिन से 16 जून से जो इलाके बंद हुआ उसमें वाबडा टाउन का नाम साथ साथ आ रहा है। और उसके बाद उस वक्त में जो बहरिया टाउन भी बंद किया गया था। डिफेंस के भी बाज़ इलाके सील किए गए थे। इसी हिसाब से टोटल मिला के जो है वो 68 एरियाज थे। और उनको फिर कुछ एरियाज हमने ये भी देखा था कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ इलाकों को, बाज़ गलियों को, क्योंकि जब पहले दिन 17 जून को जो स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ हुआ था तो उसमें हमने ये देखा था कि गलियां, आधी गली, 2 गलियां, एक छोटा सा चौक, ये इस तरीके से बंद किए जा रहे थे। लेकिन नबील, मैं यहाँ पे मेरे साथ हमें एक और शख्सियत ने ज्वाइन किया है, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा दूँ, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, क्योंकि मैंने जुमला बोला था कि तालीम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मोहतरम जनाब उमर ज़मान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम अदील राना साहब, थैंक यू। वेलकम सर। मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता रहूँगा। इस वक्त मेरे साथ नुमाइंदा सच न्यूज़ नबील नकवी लाहौर से मौजूद हैं। मैं ज़रा उनसे गुफ्तगू मुकम्मल करूँ और आपकी तरफ आऊँगा। आप मेरे साथ ही हैं पूरे प्रोग्राम में, आप भी, नबील भी और एक और शख्सियत मौजूद हैं। वो सिलसिला जारी रहेगा। नबील, मैं चाहूँगा वहीं से सिलसिला जोड़ें जहाँ से टूटा था कि ये सारे के सारी सूरत हाल, पुराने लॉकडाउन, पुराने इलाके और नए लॉकडाउन और नए इलाकों के हवाले से। अच्छा, मैं बता रहा था कि जो बाज़ इलाकों में हुकूमत की जानिब से 2 से 3 रोज़ बाद जो है लॉकडाउन जो उठा लिया था। अब इसकी अगर मिसाल मैं आपको दूं तो इस्लामपुरा की बात करें तो उसमें एक यूसुफ रोड है जहां पे मुकम्मल तौर पे उसको सील कर दिया गया था, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खारदार तारे लगाकर चारों तरफ से उसको बंद कर दिया गया था। किसी गली से अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वही देखा कि 3-4 रोज़ बाद उसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। इसी तरीके के इसे इस्लामपुरा के बाज़ इलाके थे, समनाबाद के बाज़ इलाके थे, करीम पार्क के बाज़ गलियाँ थी जो आहिस्ता आहिस्ता खोल दी गई थी। उसके बाद जब फेज़ 2 में 24 जून से हुकूमत ने और ज़िला इंतज़ामिया ने लगाया, उसमें लाहौर के बड़े इलाके थे। उसमें फैसल टाउन था, उसमें DHA था, उसमें जौहर टाउन था, उसमें मॉडल टाउन था, उसमें आपका समनाबाद के बाद गुलशन रावी था, समनाबाद था। ये वो इलाके थे जहां से केसेस ज़्यादा निकल रहे थे। समनाबाद में हमने अप्रैल में भी देखा कि काफ़ी केसेस निकले थे। सिकंदरिया कॉलोनी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। अगर लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ हुआ था, बगैर कहे स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ अगर हुआ था, वो सिकंदरिया कॉलोनी से हुआ था कि उसको सबसे पहले बंद किया गया था, क्योंकि वहां से एक रोज़ में 15-16 केसेस उस वक्त में जब लाहौर से टोटल इतने आ रहे थे, तो उस इलाके से, वहां से ये कह सकते हैं कि उस इलाके से पीक पकड़ा था कोरोना वायरस ने। 15-16 केसेस सामने आए थे। उसके बाद जो इलाके 16 जून को बंद हुए थे उसको हुकूमत की जानिब से 63 इलाकों को जो था वो 30 जून को बंद कर दिया गया था। लेकिन फेज़ 2 में 24 जून से जो इलाके बंद हुए थे उनको 3 जुलाई तक बंद रखा गया था। इन 7 इलाकों में जो 3 जुलाई तक बंद था वहां 10 लाख की आबादी थी, जहां से 3,500 से जायद केसेस आए थे, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने जो था ये इनको 24 जून को बंद किया था और 3 जुलाई तक बंद रहे थे। थोड़ा सा स्मार्ट लॉकडाउन का यहाँ पे हमें फ़ायदा नज़र आया, जहाँ से 3,500 से ज़्यादा केसेस हमें नज़र आए थे। जब स्मार्ट सैम्पलिंग हुई, 1000 सैंपल्स लिए गए पर एरिया के हिसाब से, और जो कोरोना की रेशो थी वो इंतहाई कम निकली गुलबर्ग जैसे एरिया में से, जो मुकम्मल तौर पे इन
24 तारीख से 3 जुलाई तक बंद रहा, वहां से 5 से 6 केसेस निकले। इसी तरीके से फैसल टाउन से भी लिमिटेड केसेस निकले, गुलशन रावी से भी कम केसेस निकले। तो हम ये कह सकते थे कि जो पहले स्मॉल लॉकडाउन का फायदा लगा था, स्मॉल लॉकडाउन उसका फायदा हुआ था, और इसका जो फायदा, इसके फायदा और इसको कामयाब करवाने के लिए यहाँ की लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हुकूमत की सही, जानिब ये से, तो हुकूमत के अच्छी साथ, बात है। वहाँ नबील पुलिस के के साथ लोगों काफी के अंदर ताउन अगर शऊर आ गया सामने। है, नबील अगर लोगों के अंदर शऊर आ गया है और वो बचना चाहते हैं इस बीमारी से, वबाई मर्ज से, और वो ताउन भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इससे बचा जाए, तो ये तो बेहतर बात है। मैं मज़ीद इलाकों के हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा, लॉकडाउन के हवाले से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ क्योंकि मौजूद हैं मोहतरम जनाब उमर ज़मान खान साहब, एक तो ये एजुकेनिस्ट हैं और माहिर तालीम के हवाले से, इसके साथ साथ ये लॉयर भी हैं, बहुत सारी कानूनी मशावरत भी इनके साथ चलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले उमर ज़मान साहब, मेरा जो सवाल है आपसे, बल्कि क्योंकि हम कल की खबरें देखते रहे और सितंबर में मुल्क भर के तालीमी अदारे खोलने के लिए तजावीज़ पेश की गई और उन्हीं को सोचा जा रहा है कि उस पर काम होगा, और आज एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग होगी, उसी मीटिंग में इसका फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। स्पेशली SOPs के हवाले से ये सारी सूरत हाल सामने आएगी। तो आप माहिर तालीम होते हुए इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ेगा, और वाकई ये जो तालीम का मामला है कितना हसास है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सही, मुझे लगता है कि कोई उनका राब्ते का मुनक़ता हो गया है सिलसिला तकनीकी ख़राबी के बायस। फिर हम दोबारा नबील नकवी की जानिब जाएंगे। नबील, मेरी आवाज़ आ रही है? जी दिला रही है। मैं चाहूँगा कि वहीं से सिलसिला शुरू करें, अब बल्कि उस हवाले से कि लोग वाकई अगर शऊरी तौर पे इस बात पे आ गए हैं कि वो ये करना चाहते हैं, ख़ुद को महफूज रखना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कोरोना से, तो मैं चाहूँगा कि इसी हवाले से अगला जो डिसीजन लिया गया, अगले जो इलाके हॉटस्पॉट में करार दिए गए हैं, उनकी कुछ सूरत हाल, क्या वहाँ पर भी लोगों में यही शऊर है, और वो इलाके कौन कौन से हैं? अच्छा, कल जो फैसला सामने आया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें भी लाहौर के 7 इलाके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीन टाउन है, जौहर टाउन है, टाउनशिप है, चुंगी अमर सद्दू है, और वावडा टाउन है, और EME सोसाइटी है। अब के इंतहाई एक अहम एरिया जो बंद है वो है कायद आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेट है। तो वहाँ पे मुलाजमों का आना जाना जो है वो काफ़ी लगा रहता है, काफ़ी कंपनीज़ के वहाँ पे ऑफिस हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो सर अहम तरीन इलाका जो आपके, बाकी तो रेजिडेंशियल एरियाज ही हैं, जो कायदे इंडस्ट्रियल इस्टेट है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंतहाई बहुत अहम स्टेप लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे लोगों का आना जाना है, और कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि हमने पिछले दिनों में ये देखा कि जो इलाकों में रेजिडेंशियल्स थे, जो वहाँ रहते थे, उनको शनाख्ती कार्ड देके या जो हुकूमत की जानिब से, जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से परमिट दिए गए थे, वो दिखा के हुकूमत उनको अंदर जाने देती थी। अब यहाँ पे जो भी परमिट्स बनाए जाएंगे, जो SOPs होंगे, वो ज़िला इंतज़ामिया फाइनल करेगी। लेकिन कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में ये कह सकते हैं कि बाकी एरिया से SOPs थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस हवाले से अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्टेट इसलिए हो सकते हैं। ये 7 एरियाज़ हैं। अब ज़िला इंतज़ामिया की मुताबिक जो लाहौर की EME सोसाइटी है, उसमें 200 केसेस रिपोर्ट हुए थे, वापडा टाउन में 360 केसेस, और जौहर टाउन में 700 केसेस तक जो है वो कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए। साथ ही चुंगी अमर सद्दू जो लाहौर के कह सकते हैं कि थोड़ा सा जौहर टाउन और वापडा टाउन वगैरह की निस्बत थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, वहाँ से भी जो है वो 220 जो केसेस थे। नबील, सही, मैं मजीद गुफ्तगू जारी रखूंगा। मेरे साथ बाकी भी मेहमान पैनल मौजूद है, मेहमान मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं। आपसे मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी, आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस वक्त चलते हैं उमर ज़मान खान की जानिब। उमर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल राना साहब, सही, मैंने सवाल ये किया था कि अभी सूरत हाल ऐसी है कि कल तजावीज़ पेश की गई हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs को फॉलो करते हुए तालीमी इदारे खोले जाएंगे। पहले तो मैं ये चाहूँगा माहिर तालीम होने के हवाले से और लॉयर होने के हवाले से कि आप इस फैसले को या इस तजवीज़ को कैसे देख रहे हैं, और दूसरा कितना ये हसास मामला है, तालीम का लाजम बात है, जिस तरह ये इसको नज़रअंदाज तो नहीं कह सकते क्योंकि वबाई मर्ज का हमें सामना है, तो किस तरह इन्हें डील करना होगा? मोहतरम राना साहब, जैसा कि कल फेडरल मिनिस्टर के अंडर जो है चारों सूबाई वज़रा, फिर जो है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़रा भी शामिल हुए, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक तमाम तर तलीमी सरगर्मियों को सस्पेंड या मुअत्तल रखा जाएगा पाकिस्तान में। और ये एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने गैदरिंग को रोकना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है।
तो क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एक ही क्लासरूम में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और स्पेशली बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को कंसर्न्स होते हैं, तो ये उनका एक वाइज़ डिसीजन है। लेकिन जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक चल रही हैं और इसको प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए और इसमें मज़ीद जो है एडवांसमेंट ला के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की तरफ माइल रखना चाहिए ताकि उनका वक़्त किसी किस्म का ज़ाया ना हो सके। सही। और आपको ये लगता है कि क्या हुकूमत वाकई ऑनलाइन जो ये स्टडीज़ चल रही हैं उन पे पूरा उतर रही है, या लोगों के पास इतनी फैसिलिटेशन है, सहूलियात मौजूद हैं कि वो अपनी इस तालीम को बासानी और बेहतर अंदाज में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लेके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और फिर स्कूल्स लेवल पे अगर देखा जाए, तो हर मामले में हुकूमत सपोर्ट भी कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशंस, मैनेजमेंट जो है स्कूल्स की वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन सहूलियात जो है वो मुहैया करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर एज़ कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज़ देखा जाए तो अभी तक हमारे यहाँ पे वो सहूलियात मौजूद नहीं हैं, जिसमें एक फ़ास्ट इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेज़ और इस तरह से बच्चों के पास जिस तरह से इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है वो अपने आप को जो है इन सहूलियात के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार रखते हैं और असातिज़ा और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट भी अपने तौर पे और हुकूमत भी अपने तौर पे कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है इस मामले सही। में। उमर साहब, ये गुफ्तगू तो मैं जारी रखूंगा, लेकिन आप क्योंकि इसी हवाले से कंसल्टेंसी भी करते हैं, बहुत सारे तलबा जो हैं वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ज़िमनी सवाल भी मैं आपसे रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ का जो क्राइटेरिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि तलबा बाहर क्यों जाके पढ़ना चाहते हैं? अदील साहब, बाहर जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक छोटा कंट्री है, यहाँ पे एडवांसमेंट उस लेवल की नहीं है जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में है। और अगर क्यूएस रैंकिंग में देखा जाए तो टॉप 600 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी कोई इक्का-दुक्का यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन और एक यूएस रैंक्ड यूनिवर्सिटी से लेनी है और हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो जो कि क्वालिटी एजुकेशन लेके अपने सीवी में एक स्पार्क पैदा करना चाहते हैं ताकि वर्ल्ड वाइड जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए वो डिमांड पैदा कर सकें और एक अच्छा सैलरी पैकेज ले सकें, और अगर वो कल को बिजनेस में आना चाहते हैं तो एक इनोवेशंस और न्यू आइडियाज के साथ आएं, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज जो बिजनेस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिसिन, फार्मेसी या कोई भी स्टडीज है, आईटी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडीज है, उसमें 60% इंडस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन होती है जबकि 40% थ्योरी होती है। जबकि पाकिस्तान अभी तक अपने जो कंटेंट्स हैं, अपने जो प्रोग्राम्स हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं कर सका, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। जब यहाँ से बाहर वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होता है क्योंकि अप टू डेट कंटेंट्स नहीं होते, अप टू डेट प्रोग्राम नहीं होते। जबकि हमारे हमसाये कंट्रीज से जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे बाहर जॉब्स के लिए या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, उनको ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि उनके प्रोग्राम्स, उनके कोर्स कंटेंट्स अप टू डेट होते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान से स्टूडेंट बाहर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, उनके पास और बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स होते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिससे वो अच्छी तो उमर अर्निंग कर साहब, ये लेते हैं। कितनी और रेशो आपको लगती है, कितना तनासब लगता है कि कितने तलबा जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी तालीम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या वहीं पे पढ़ना पसंद करते हैं? राना अदील साहब, हर कंट्री ने पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा रखा होता है, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, इन कंट्रीज ने होम ऑफिस से अपनी एक कोटा लिया होता है कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनमें से हमने कितने स्टूडेंट्स को किस क्राइटेरिया के तहत वीज़ा देना है। तो पाकिस्तान से हर साल लाखों स्टूडेंट्स जो है वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं।
और इनमें से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स की तादाद होती है वो सेल्फ फंडेड होती है। सेल्फ फंडेड से मुराद ये है कि वो अपने पैसों के बल पे वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते हैं। ऑल्दो कि फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनके पास जो एज होता है वो ये कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन हमें वहाँ से मिल जाएगी, और जब वो वहाँ से एक स्टडी कंप्लीट करते हैं तो वर्ल्ड वाइड उनकी जॉब्स के लिए डिमांड्स भी पैदा होती हैं। एम्प्लॉयर्स उनको ज़्यादा प्रेफर करते एज कंपेयर टू लोकल स्टडी स्टूडेंट्स। तो सही। उसमें लाखों स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाते हैं और अपने पैसों पे जाते हैं जी बाहर स्टडी करने के लिए। नहीं तो आपको लगता है यहाँ पे जिस तरह आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, और इससे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इतना एडवांस माहौल है कि हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है उसको भी अगर देखा जाए, और दूसरा वबाई मर्ज का सामना है, तीसरा वज़ीर आज़म तो लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा रहे या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जानब गए हैं कि गरीब जो हैं वो भूख से मर जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या लोग अफोर्ड कर रहे हैं? एक तो बाहर जाने की स्टडी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बहुत एहतजाज सामने आ रहे हैं कि उनको वो जो तालीम है वो सूट नहीं कर रही, वो उस तरह फैसिलिटेट किया नहीं जा रहा। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? एक्चुअली पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टडी का ट्रेंड बहुत कम है, और क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स की जो है लाइफ में ऐसा फेज आया है कि उनको ऑनलाइन स्टडीज करना पड़ रही हैं। इससे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में हैं जो कि ऑनलाइन स्टडीज करवाती थी, लेकिन वो असाइनमेंट बेस्ड होती थी। ईमेल के थ्रू उनको असाइनमेंट आ जाती थी, फिर उन्होंने बना के ईमेल के थ्रू ही उसको सबमिट करना होता था। लेकिन आजकल क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है, जिसमें एक फास्ट इंटरनेट का प्रॉब्लम है। स्टूडेंट के पास स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है, लैपटॉप नहीं है, अच्छे मोबाइल्स नहीं है, और फिर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ सके। और इसी तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके पास भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है कि टीचर एक बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव मेथड से स्टूडेंट को ऑनलाइन अपनी लेक्चर या जो है जो स्टडी है वो डिलीवर कर सके, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है पाकिस्तान में ऑनलाइन सही। स्टडी से। सही उमर साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, मजीद मेरे पास सवालात हैं और आप ही के शोबे के हवाले से है, माहिर तालीम के हवाले से, लॉयर के हवाले से, लेकिन मैं थोड़ा सा वापस जाऊँगा नबील नकवी की जानब। नबील, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछना चाहूँगा, नबील को मेरी आवाज़ जा रही है? वो मेरे साथ हैं ऑनलाइन। नबील, मेरी आवाज़ आप तक आ रही? ये दिल आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है। सही। मैं ये सिलसिला वहीं से जोड़ूंगा कि आपने ये बताया कि पहले जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था कोरोना के हवाले से, एसओपीज़ का ख्याल भी रखा गया, लोगों में भी शऊर आया और वो इसको अपनाते हुए काफ़ी बेहतरी भी नज़र आई। अब मज़ीद जिन 7 इलाकों का आप बात कर रहे हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं लॉकडाउन की जानब, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस्म की एसओपीज़ हैं, उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है? दूसरा, मज़ीद क्या फ़वाइद आपको मिलने के वो नज़र आ रहा है कि मज़ीद फ़वाइद मिल सकते हैं इसी हवाले से? अच्छा, जहाँ तक एसओपीज़ का सवाल है, जो पहले एसओपीज़ थे वो यही था कि कारोबारी मराकज़ तमाम मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग उन एरियाज़ में ख़ास तौर पे, और मास्क के बगैर उन इलाकों में दाखिला बिल्कुल तौर पे ममनू था। पुलिस की जानिब से लोगों को अंदर नहीं जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। यहाँ तक कि पुलिस के साथ ही पुलिस ने अपने साथ ही जो थे मास्क लगाए हुए थे, अगर किसी के पास नहीं होता तो उसको ज़बरदस्ती मास्क दे के आगे भेजा जा रहा था। पुलिस का काफ़ी पॉजिटिव रोल हमने देखा है कि इन दिनों में रहा है। और थोड़े से यहाँ मैं आपको पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से अगर बताता चलूँ तो 16 जून से 3 जुलाई तक, क्योंकि इन दिनों में गर्मी भी बड़ी पीक पर रही थी, तो इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस वालों के लिए कोई ख़ासकर छतरियों का इंतज़ाम नहीं किया गया था, कोई सायादार चीज़ों का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा था। जहाँ पुलिस जो हमारे एहलकार थे वो वैसे ही धूप में, तेज़ धूप में, शदीद गर्मी में वो लोग खड़े होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो यहाँ पे उन लोगों को अप्रिशिएट करना एक बहुत ज़रूरी बात है कि उन लोगों ने इस गर्मी में हुकूमत का साथ दिया और लोगों को एसओपीज़ की जानिब जो है लाने के लिए काफ़ी पुलिस की हमने नवीन, यहाँ पे मैं इसलिए रोकूंगा कि हमें ज्वाइन किया है कराची से नुमाइंदा सच न्यूज़, बल्कि नुमाइंदा खुसूसी सच न्यूज़ मज़ाहिर सईद ने। अस्सलाम वालेकुम मज़ाहिर। सलाम राना साहब, कैसे हैं? खैरियत? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हम साथ ही हैं और गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन अभी मैं नबील की तरफ ही जाऊँगा। नबील, आप अपनी बात कंटिन्यू करें।
जी बिल्कुल, बात हो रही थी एसओपीज़ की, तो अगर लोगों की जानिब से बात की जाए तो लोगों, क्योंकि हमने ये देखा कि ईद से पहले पहले ये स्मार्ट लॉकडाउन से पहले थोड़े से जो लाहौरिये थे वो सीरियस नहीं थे, ख़ास तौर पे ईद की शॉपिंग में, ईद के दिनों में, ईद के बाद जो था काफ़ी सोशल गैदरिंग्स भी हमने देखी, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस ने लाहौर में अपना पीक पकड़ा और 1000, 1100, 1200 केसेस जो हैं वो पर डे के हिसाब से लाहौर से सामने आए, तो लाहौरिये तब जाके तो थोड़ा संजीदा हुए और परेशानी में उनका इजाफा हुआ जब उन्होंने देखा कि लाहौर के अस्पतालों की हालत क्या है, किस तरीके से हॉस्पिटल्स भरे हुए, और हमारा ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, वो लोग बेचारे तक जो थे वो कोरोना वायरस से काफ़ी इफेक्टेड हुए। तो लोगों में थोड़ा शऊर पैदा हुआ, इस बीमारी की शिद्दत को उन लोगों ने समझा, और फिर लाहौर ये थोड़ा बहुत जो थे वो सीरियस हुए। और जब से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, 17 जून से जब स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ लाहौर के 63 इलाकों में, उन इलाकों के अगर रहने वालों की बात की जाए तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया पुलिस को और ज़िला इंतज़ामिया को, यानी कि जिस तरीके से जिला इंतजामिया ने और देखिए पुलिस ने नबील, टाइम ये टेबल्स तो बनाए चलो हुए थे, एसओपीज लॉकडाउन बनाए हुए है, थे, स्मार्ट काफ़ी लॉकडाउन सपोर्ट किया है था। या हॉटस्पॉट इलाके हैं जिनको डिफाइन किया गया है और उस पर बात हो रही है और एक दिन की छूट मिल गई है, वो सामान की तरसील के हवाले से या लोगों को बाद में जो मजबूरी होगी या मसाइल का सामना होगा उसको देखते हुए एक दिन आगे हो चुका है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सेहत के हवाले से जो सहूलियात हैं वो क्या अवेलेबल हैं आवाम को? जी, अगर इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पे अगर सेहत की बात की जाए तो फार्मेसीज जो डेली यूसेज की दुकान है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फार्मेसीज हैं, दूध दही की दुकानें हैं, तंदूर हैं, पंक्चर शॉप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये खुले रहेंगे। और ख़ास तौर पर फार्मेसीज जो हैं इनको 24/7 खुलने की इजाज़त है। क्लिनिक्स जो हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स जो हैं, उनको मुकम्मल तौर पर खुलने रहने की इजाज़त है। वो उनको किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाता। अगर सब पूरी आपको मार्केट बंद आती है तो क्लिनिक जो है उन इलाकों में जो है वो खुले हुए आपको नज़र आएंगे। इसी तरीके से लाहौर के अस्पतालों में भी इस वक्त जो हमारे फ्रंट फाइटर्स हैं, जो इस वक्त बिल्कुल कौम को आगे से फ्रंट से खड़े होकर लीड कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस वक्त खराज तहसीन वाला उनको पेश करना चाहिए, क्योंकि जितना इस वक्त वो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर में, जिस तरीके से लाहौर के मेयो अस्पताल की बात की जाए या सर्विसेज की बात की जाए या दीगर अस्पतालों की बात की जाए, तो वहाँ पे भी काफ़ी हमारे जो नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हम बुरी तरह जो मुतासर हुए हैं, और काफ़ी सीनियर्स डॉक्टर्स भी हमने लेकिन देखा नबील, कि कोरोना डॉक्टर्स के वायरस की हवाले वजह से तो जो ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स के इस्तीफे भी आ रहे हैं, वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि ज़ाती वजूहात हैं। लेकिन जो देखा जा रहा है तो एकदम से अगर 48 फ्रंट सोल्जर जो हैं, वो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, मसीहा जो हैं, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है? और ऐसी सूरत हाल में जब लॉकडाउन भी होगा या स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जो भी सूरत हाल होगी, उसमें भी डॉक्टर्स की तो अशद ज़रूरत है। क्या अस्पतालों के डॉक्टर्स इतने वाफर हैं या इस तरह काम कर पा रहे हैं कि आवाम को वो सहूलियात मिलें? नहीं, देखें अदिल, शुरू से हमने ये देखा कि जब से ख़ास तौर पे कोरोना वायरस आया और पहले जो लॉकडाउन हुआ था और तब से लेकर अब तक हमने यही देखा कि वाईडीए की जानिब से, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं या मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जानिब से वक्तन बा वक्तन जो थी थोड़ी सी शिकायत आती रही कि हुकूमत की जानिब से जो थी किट्स नहीं दी जा रही, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ये हम देख रहे थे। अब सही नबील, मैं इसका गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा, आप हमारे साथ ही हैं। नबील हमारे साथ ही हैं, लेकिन इस वक्त हमें मज़ाहिर सईद ने ज्वाइन किया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मज़ाहिर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। मज़ाहिर, सबसे अहम बात तो कराची में जो सूरत हाल है, मौसम के पेश नज़र अगर देखा जाए, कल को थोड़ी बहुत बारिश ने कोई माहौल बदला है, लेकिन इससे पहले भी शदीद गर्मी मौजूद रही। वहाँ पे पूरे शहर में हब्स का मौसम भी रहता है, समंदर की वजह से नमी बहुत होती है। लेकिन जो सूरत हाल शहरियों का जिसका सामना है, उसके साथ साथ जो अहम मामला है वो है के इलेक्ट्रिक। और के इलेक्ट्रिक की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी गंभीर है, बड़ी शदीद और संगीन है। बिजली नहीं आ रही, कई कई घंटे तक गैर एलानिया कह लें उसको या एलानिया कह लें, लोड शेडिंग रहती है। तो के इलेक्ट्रिक का क्या किरदार है, कैसे देख रहे हैं हालिया सूरत हाल में? देखिए, बहुत लीगलाइज कर दिया है के इलेक्ट्रिक ने, जो है हर चीज़ को इतना लीगलाइज कर दिया है कि वो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड सार्फिन को जो है वो मैसेज भेजने लगे और इससे बरी ज़िम्म हो जाते हैं, बता देते हैं कि भाई हमने तो बता दिया था कि इतने से इतनी देर तक जो है वो
लाइट नहीं होगी आपको। ये माहौल नहीं देख रहे कि कराची में कितनी गर्मी है, कराची के मकानात कितने छोटे छोटे हैं। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के अपनी मर्ज़ी से लोड शेडिंग कर देते हैं। अब उनसे बात जब की जाती है तो कहते हैं हमारे 18,000 फीडर हैं, उनकी सफाई भी होती है। अब भाई 18,000 अगर आपके फीडर हैं कराची के अंदर, उसकी सफाई अगर आपने करनी है तो इसका एक टाइम है। आप गर्मियों में ना करें, वो साल में अगर एक दफ़ा करनी तो आप सर्दियों में कर लें। ये हर साल इनकी एक रूटीन है कि ये गर्मियों में फीडर की जो है वो सफाई करते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो कम है हमारे पास, इसलिए हम बिजली जो है वो सप्लाई नहीं कर सकते। पीक आवर्स का सिलसिला रखते हैं कि भाई पीक आवर्स है, मसले हैं। अब लॉकडाउन मुसलसल चल रहा है, कौन सा पीक आवर्स, बिजली मुसलसल ये लोग बचा रहे हैं, लेकिन अब ये पता नहीं ये बिजली दे कहाँ रहे हैं, क्योंकि कराची की शहरी तो बिजली को तरस रहे हैं। अब बिजली से कनेक्टेड है पानी, तो पानी, बिजली के साथ साथ पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं। अब वाटर बोर्ड को भी ये बहाना मिल जाता है कि भाई लाइट ही नहीं थी, हमने तो पंप ऑन किया था लेकिन पंपिंग स्टेशन बंद हो गया, जिसकी वजह से पानी की तरसील जो है मुकम्मल तौर पे इलाकों में ना हो सकी। तो बिजली के साथ बुनियादी सहूलियात में पानी भी जुड़ा हुआ है, जो आज और बहुत सारी जो है ज़रूरियात शहर के तो लोग जुड़ी जो है हुई वो हैं, बूंद-बूंद लेकिन पानी को मज़ाहिर एक और अहम सवाल कि जिस तरह आपने ये जुमला बोल दिया कि आप मैसेज पास ऑन कर देता है के इलेक्ट्रिक अपने तमाम इस्तेमाल करने वालों को या अपने क्लाइंट्स को या तमाम शहरियों को, तो जब वो शिकायत करना चाहें तो क्या उनके पास कोई ऐसी सूरत है कि वो अपनी शिकायत कर सके? क्योंकि शिकायत सेल जो हैं वहाँ पे तो फ़ोन अटेंड नहीं किया जाता, अमला गायब रहता है, आवाम को तो यही बड़ा मसला है कि आखिर किससे कहें और कैसे कहें। देखिए हेल्पलाइन पे जो लोग बैठे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक की, वो सिंपल, उनको भी तमाम चीज़ें पता होती हैं। जैसे ही आप उनको कॉल करते हैं या तो वो आपको ये मैसेज, अव्वल तो फ़ोन नहीं उठाते, अगर फ़ोन उठा भी लें तो उनका जवाब ये होता है कि भाई हाँ आपके इलाके में मेंटेनेंस का जो है वो काम जारी है। ये नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि इनको इन्फॉर्मेशन होती है नहीं, लाइट होने की सूरत में भी एक प्रैक्टिकल किया गया कि इनको कॉल की जाए तो उनका जवाब यही होता है, जी जी आपका ये इलाका जो है ना उसमें काम चल रहा है, जबकि लाइट आ रही है, उसको चेक किया जा रहा है। तो उनकी नॉलेज ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हाँ वो आपके इलाके में काम चल रहा है जिसकी वजह से अब जो है ना लाइट नहीं है, 1 घंटे बाद लाइट आ जाएगी, हमारे लोग काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो हेल्पलाइन पे लोग बैठे हुए हैं, जिनका कॉल सेंटर है जहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो खुद जो हैं बेचारे वेल अवेयर नहीं होते, उनको खुद मालूमात नहीं होती कि शहर में चल क्या रहा है। अब अगर कल की बारिश से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो है वो 8 अफराद, एक बच्चे समेत 8 अफराद जो है वो जहाँ भाग हुए मुख्तलिफ। बल्कि बज़ाहिर मैं इस तरफ आऊँगा और ये गुफ्तगू जारी रहेगी आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं और इसी मामले से जुड़े हुए हैं के इलेक्ट्रिक से कि वो बहुत गंभीर और संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस वक्त मैं जाऊँगा उमर ज़बान साहब की तरफ। उमर ज़बान साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी राना आदिल साहब, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। आपसे बात हो रही थी, यानी मैंने कुछ ज़िमनन सवाल रखे थे, लेकिन इसी तरह का एक और अहम और ज़िमनन सवाल है कि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए मज़ीद कोई, जो तो खुद अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चलो कर सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप या वहाँ पे जाने के लिए कोई वर्क परमिट या इमिग्रेशन, कोई ऐसी सहूलियात हैं इन स्टूडेंट्स के लिए? जी राना आदिल साहब, स्पेशली मैं स्कॉलरशिप के हवाले से स्टूडेंट को गाइड करना चाहूँगा। ऐसे पोटेंशियल स्टूडेंट जो कि 70% से अपर मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं, उनको डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स की तरफ आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के पास सोर्सेज या नॉलेज नहीं होता स्कॉलरशिप के हवाले से। तो सच टीवी के प्लेटफॉर्म से हम उनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से लेके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूके और इस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके और यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। इसके अलावा यूके में एक चीविंग स्कॉलरशिप होते हैं जिस पे हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स हमारे रीजन से लाइक इंडिया, पाकिस्तान और सार्क कंट्री से जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास नॉलेज ना होने की वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन सहूलियात से या इन ऑफर से वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका एक अच्छे मार्क्स होते हैं और उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, आइल्स, जीआरई, जीमैट या वो सेट जैसे प्रोग्राम्स को करके वो इंटरनेशनल सतह पे ना सिर्फ अपनी एजुकेशन को फ्री ले सकते हैं, बल्कि एक लिविंग एक्सपेंस जिनको स्टाइपेंड कहा जाता है, उनको स्टाइपेंड भी ऑफर किया जाता है। और वो वहाँ पे बिना किसी पार्ट टाइम जॉब किए, उन वहाँ की गवर्नमेंट्स, वहाँ के डिफरेंट जो डोनर एजेंसी हैं, स्टूडेंट को एजुकेशन के अलावा वहाँ पे रहने सहने के अखराजात भी देती हैं। और लाइक जैसे अगर हम बात करें यूएसए के एक बहुत बड़े स्कॉलरशिप्स की, जिसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कहा जाता है, और बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे हर साल जाते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे।
तो उनको सही। स्टडीज के साथ अप टू $5,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। $5,000 मीन पाकिस्तानी को 7 से 8 लाख रुपए ये बन जाते हैं, जो कि एक ब्राइट स्टूडेंट्स को एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की सूरत में दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पे रिसर्च वर्क कर सकें और वापस आके अपने कंट्री को सर्व करें। और इस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया भी है? उसके लिए क्या आपको करना होता है? जी, जैसा कि मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि ओनली पोटेंशियल टैलेंटेड स्टूडेंट जिनके 70% से अपर मार्क्स हैं, यानी मोर और देन इसमें 70% होंगे। यस, मोर देन 70% मार्क्स हैं, वही एलिजिबल होते हैं इस क्राइटेरिया के लिए। और सही। इसके अलावा फिर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उनको क्लियर करना होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उनको क्लियर करना होता है, और फाइनली ये ग्रांट लेके, वीजा लेके वो उन कंट्रीज में जा सकते हैं स्कॉलरशिप पे स्टडी करने के लिए। और इसके अलावा हमारे जो रीजन में स्कॉलरशिप हैं, और बहुत सारे जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें स्टडी से लेके लिविंग एक्सपेंस तक चाइना की गवर्नमेंट और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, स्टूडेंट उन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें तमाम तर इंजीनियरिंग, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इससे अलावा बिजनेस स्टडीज भी और हेल्थ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि फुली फंडेड होते हैं। सही। और उमर इसके साहब, मैं अलावा मजीद सवालात भी आपसे रखूंगा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं प्रोग्राम में। मैं नबील की तरफ जाऊंगा। नबील, मेरी आवाज़ आ रही है? नबील, मेरी आवाज़ आप तक आ रही? आई थिंक जी दिल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। सही। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि पहले भी लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ, मज़ीद जो लॉकडाउन होने जा रहा है उससे भी फ़ायदे के बड़े चांसेस नज़र आते हैं। ये मौके ऐसे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो लाहौर शहर की सारी सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखते हैं हम, पहली बात तो ये, क्या थोड़ा थोड़ा करके तमाम इलाकों में लॉकडाउन की ज़रूरत है? और दूसरा, रेशो क्या है मरीज़ों की, कोरोना के मरीज़ों की, कोरोना की सूरत हाल क्या है? वाकई वो फैल रहा है, कम हो रहा है, और आगे कितनी ज़रूरत पेश आएगी कि मज़ीद इलाके भी क्या इसमें शामिल होंगे स्मार्ट लॉकडाउन में? अच्छा, अगर जहाँ तक आपने जिक्र किया कि पूरे लाहौर में इलाका इलाका करके जो लॉकडाउन की ज़रूरत है, तो जब पहले भी 16 जून को, जैसे मैंने आपको बताया, तो लाहौर का एक बड़ा एरिया जिसमें लाहौर के 63 इलाके थे, पूरे लाहौर का चारों तरफ से लाहौर के इलाकों को, सोसाइटियों को लिया गया। उसमें पोश एरियाज़ भी थे, पुराने एरियाज़ भी थे, बैकवर्ड एरियाज़ भी थे। उनमें आपका जो, जैसे अगर सिर्फ करीम पार्क की बात की जाए, तो इसमें करीम पार्क में पहले भी केसेस निकले थे, मई में भी केसेस निकले। इसने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले जो नाम आया पुराने लाहौर में से, वो करीम पार्क का आया। इसी तरह से अंदरून लाहौर के कुछ एरियाज़ के आए, समनाबाद का आया, और इस्लामपुरा के बाज़ इलाके आए। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा है ना, ये बाहमी मशावरत से लगाया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की और हुकूमत पंजाब की। और इसमें मतलब एक कोरोना काबीना कमेटी जो वो बैठती है, जायज़ा लेती है कि किन एरियाज से गुज़िश्ता 24 घंटों में या गुज़िश्ता 14 दिनों में कितने केसेस निकले, उस हवाले से जो है उसके बाद जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाने या ना लगाने का फ़ैसला किया जाता है। अब जैसे कि अगर गुज़िश्ता रोज़ जो फैसले की बात की जाए, लाहौर के 7 बड़े इलाके जो बंद हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ईएमई सोसाइटी जैसे में से 200 केसेस, जॉल टाउन में से 700 केसेस, चुंगी अमर सद्दू में से 220 केसेस जो सामने आई। ये काबीना कमेटी बराए कोरोना जो है बैठती है, उसके साथ ज़िला इंतज़ामिया की बाहमी मशावरत होती है, उसमें महकमा सेहत के लोग बैठते हैं, तब जाके ये फैसला होता है कि किन एरियाज़ को किस हिसाब से किन किन ब्लॉक्स में जाके जो है इनको बंद किया जाएगा। और इसी हिसाब से जो किया जाता है, जैसे दानिश अफजाल जो डीसी लाहौर हैं, उनका पिछले गुज़िश्ता रोज़ जो बयान आया, उनका भी ये कहना था कि इनके इलाकों में 877 केसेस आए हैं गुज़िश्ता 14 दिनों में, यानी बाकी एरियाज में से ज़्यादा केसेस इन 7 इलाकों से रिपोर्ट हुए थे। इसलिए इन इलाकों को जो है अगले 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए जो है सील करने का फैसला किया गया था। क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन में मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे गुलबर्ग था, फैसल टाउन था, गुलशन रावी था, यहाँ ये वो एरियाज थे जहाँ से हमें अच्छे खासे केसेस नज़र आए थे। लेकिन जैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन लगा और लोगों का यहाँ पे आना जाना जो मूवमेंट थी वो लिमिटेड हो गई, मुकम्मल तौर पे बंद हो गए, बैरियर्स लगा के इनको इलाकों को बंद कर दिया गया। मेन बॉलीवुड गुलबर्ग जहाँ पे आपको तमाम ब्रांड्स मिलेंगे, बैंक्स मिलेंगे, ऑफिसेज मिलेंगे, तकरीबन आप लाहौर के हर ऑफिस आपको उस रोड पे मिलेगा, उसकी मेन बॉलीवुड को बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पे।
लोगों को परेशानी का सामना रहा, काफ़ी जो था सामना रहा, जिनके वहाँ ऑफिस थे या अंदर वो लोग जो रहते थे, लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये नज़र आया कि जिस गुलबर्ग से हमें अच्छे खासे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जब 3 जुलाई से पहले स्मार्ट सैंपलिंग मुकम्मल की गई जिला इंतजामिया की जानिब से और महकमा सेहत की जानिब से, तो हजार से सैंपल्स लिए गए थे हर केस इलाके में से। यानी अगर 7 इलाके बंद थे तो हजार के सैंपल हर इलाके से लिए गए। नबील, बहुत उनके टेस्ट शुक्रिया, किए गए। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वाकई यानी बेहतरी की जानब हम बढ़ रहे हैं। अब मैं जाऊंगा मज़ाहिर सईद की जानब, क्योंकि ये गुफ्तगू का सिलसिला जैसे शुरू हुआ था के इलेक्ट्रिक से और जिस तरह आप बारिशों का जिक्र कर रहे थे मज़ाहिर, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि वाकई बारिश का होना अपनी जगह पे है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के मामलात अपनी जगह पे हैं। बारिश की वजह से जो करंट की यानी तारों की तनसीब जो है वो बड़ी अजीब हुई है और करंट से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि जाँ बहक हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा वाकई ये सारी की सारी सूरत हाल थोड़ी सी बयान करें। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये के इलेक्ट्रिक की जो इंतज़ामिया ये अब्र रहमत को जो है ना वो जहमत बना देती है। गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक मोटरसाइकिल सवार जो था कारसाज रोड से जो है वो मोहल्ले के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सडन उसके ऊपर के इलेक्ट्रिक का तार गिरा और वो रोड पे बेचारा वहीं पर अपनी जान की बाजी हार गया। तो ये जो चीज़ें हैं इसका अब पूरा नेपरा ने अहकामात दिए थे के इलेक्ट्रिक को कि इन तमाम तर एहतियाती तदबीर पर जो है वो अमल दरामद किया जाए, जो अर्थ के मामलात हैं उसको दुरुस्त किया जाए, खंभों में अर्थ की जो चीज़ें थी उनको कंप्लीट किया जाए। लेकिन ये देखने में आया है कि उसमें काफ़ी हद तक के इलेक्ट्रिक को नाकामी नज़र आई है, वो अपना काम मुकम्मल तौर पे नहीं कर सके। सिर्फ यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। अगर कराची को आप गुज़िश्ता एक हफ़्ते से देखें तो कराची के लोग सरापाए एहतजाज हैं, इतनी मसरूफ़, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन के बावजूद लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना ज़रिया माश का बंदोबस्त कर रहे हैं। उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद लोग सरापाए एहतजाज हैं। गुज़िश्ता रात जो है आप पाकिस्तान की सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि तरसील का ज़रिया जो पोर्ट का हमारे कराची पोर्ट से जो है गुड्स जो तरसील की जाती है अंदरूनी पाकिस्तान में, उस शाहराह को भी जो है कल वहाँ के रिहायशियों ने ब्लॉक कर दिया था। शाहराह पाकिस्तान को एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि 11 घंटों से उनके घरों में बिजली नहीं थी। तो पुलिस भी आई, पुलिस भी साथ बैठी, लेकिन एहतजाज ख़त्म ना हुआ। बिलाखिर के इलेक्ट्रिक की एक गाड़ी वहाँ से गुजर रही, जिसको वहाँ मुजाहरा करने वाले अफराद ने यरगमाल बनाया, जिसके बाद मजबूरन उन्होंने वो काम किया और आधे घंटे में बिजली बहाल हो गई। अब इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि 9 घंटे से 11 घंटे तक उस इलाके में लोड शेडिंग थी। हेल्पलाइन पे फ़ोन कर करके लोग थक गए, सरापाए एहतजाज हो गया और बहुत मसरूफ़ तरीन शाहराह उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने वहाँ की लाइट जो है बहाल न की। जब वहाँ से एक गाड़ी के इलेक्ट्रिक गुजरी और कुछ वहाँ के जो लोग गुस्से में थे उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया, तशद्दुद नहीं किया, उस गाड़ी को रोक के एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और के इलेक्ट्रिक ये समझा कि वो गाड़ी फंस गई। लेकिन तो आधे घंटे में बिजली जो है वो मामला है कि अगर अब तक बिजली की ही तरसील नहीं हो रही, लेकिन सूरत हाल तो ये है कि जब बारिश हो जाती है तो उसमें तारों की तनसीब बड़ी अजीबो गरीब है और उस दौरान में जो लोग हादसों का शिकार होते हैं और जो जान दे बैठते हैं, जिनकी जानें चली जाती हैं, उसका एक तो एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन जिम्मेदार कौन है उसके हवाले से के इलेक्ट्रिक कुछ नहीं कर रहा। तारों की बेहतरी और तनसीब के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन नेपरा की तरफ से अहकामात दी जाते हैं। 2018 कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। उसमें 49 अफराद इसी तरह की बारिश में, इससे थोड़ी तेज़ बारिश थी, उसमें 49 अफराद जो है वो जहाँ भाग हुए थे और ग़ालिबन 19 का ज़िम्मेदार जो है वो नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को ठहराया था। 7 केसेस जो हैं इनके ज़ेरे इल्तिवा हैं। ये एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है के इलेक्ट्रिक, इसने जो है वो बड़े अच्छे से हर चीज़ को टैकल किया हुआ है। जजेस वहाँ अदालतों में अपने वकील रखे हुए हैं, वो जाते हैं इनके केसेस हैंडल कर रहे हैं। नेपरा इन पे दबाव डालता है, लेकिन जो इदारा हुकूमत पाकिस्तान के मातहत हुकूमत पाकिस्तान की ना सुनता हो तो वो किसकी सुनेगा। नेपरा क्या उसके आगे बेचता है, उसकी वजह कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, एहतजाज कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर। भाई आप मौजूदा हुकूमत में लोग हैं, आप एहतजाज करें तो आप ये पॉलिटिकल वफाकी वज़ीर तवानाई ने तो ये जुमले भी बोले हैं कि वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से मशवरे भी देते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो डिपार्टमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से, लेकिन दूसरी जानब वो गवर्नमेंट को, जो सूबाई गवर्नमेंट है, उसको भी मशवरा दे रहे हैं कि वो काम करें। तो आपको नहीं लगता ये सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है, काम होगा या नहीं होगा?
बिल्कुल, देखिए ये पॉलिटिकल इसको एक इशू बना लिया है और ये ब्लेम गेम हो रहा है एक दूसरे पे। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं और अब बल्दियाती इंतखाबात में कराची के स्टेक होल्डर जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर मौजूद है, MQM भी यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये ब्लेम गेम की सियासत है वो चल रही है, अमली तौर पर कोई चीज़ नहीं हो रही है। अकेले टिक के दफ्तर के बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ एहतजाज करते हैं। भाई आप हुकूमत में एक्शन लें, फाइन करें इनको, इनके खिलाफ एक्शन लें तो आप जो है वो सक्सेस होंगे। ये थोड़ी कि आप अगर उसके आगे बैठ गए। आवाम भी समझदार है, समझती है कि ये हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत है और ये वफाकी हुकूमत के मातहत चलने वाला इदारा है। आप एहतजाज करके किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो आवाम जो है इस चीज़ से बिल्कुल बाखबर है कि ये जो एहतजाज चल रहा है इसका कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं आएंगे। ये एक प्री प्लान जो है गुफ्तगू इसी से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूँगा, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। मैं उमर ज़मान साहब से एक सवाल कर लूँ। उमर ज़मान साहब, यहाँ और पाकिस्तान में यानी जो तालीम की सूरत हाल है, क्योंकि आप माहिर तालीम हैं, कंसल्टेंसी है आपकी और लॉयर भी हैं, कानूनी हवालों से बड़ी बेहतरी जानते हैं, तो पाकिस्तान में और बाहर में जो तालीम का फ़र्क है वो क्या है? आखिर क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई शख्स बाहर जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये खबर नहीं है कि वो कैसे जाएंगे, तो क्या क्राइटेरिया होगा? बुनियादी तौर पे राना आदिल साहब, जो डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड एडवांस कंट्रीज एजुकेशन, वो प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशंस की है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि जितनी बड़ी ये कौम थी, जिस काज के लिए या किस बेस पे हमने ये कंट्री लिया था, उसको आगे कैरी ऑन नहीं किया गया। और अगर आज भी हमें प्रोफेशनल, डेडिकेटेड और डेड ऑनेस्ट कुछ लोग मिल जाएं तो पाकिस्तानी तालिब इल्मों में जितना पोटेंशियल है दुनिया भर में अपना नाम बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर पास में देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बाहर से स्टडी करने आते थे। आल्दो अभी भी कुछ अफ्रीका से, अरब कंट्री से और कुछ और कंट्री से भी पाकिस्तान में लोग मेडिसिन की, फार्मेसी की, इंजीनियरिंग की, इंग्लिश लिटरेचर, अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू वगैरह से रिलेटेड स्टडी करने के लिए आते हैं। लेकिन बड़े ही गरीब मुल्कों के बच्चे अभी पाकिस्तान में आते हैं, एडवांस कंट्री से नहीं आते। लेकिन अगर पास में देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े कंट्री से लोग स्टडी करने के लिए आते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में इस हद तक ये क्रेज़ या ट्रेंड बन चुका है कि हर दूसरा बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है ड्यू टू इकोनॉमी क्राइसिस। दूसरा ये कि लेक ऑफ जॉब्स, यहाँ पे जॉब्स वेकेंट नहीं होती जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फीसें कर दी हैं और अपने प्रोग्राम्स को, अपने कंटेंट्स को उस लेवल तक अप टू डेट या एडवांस नहीं किया जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। बाहर से जब बच्चा पढ़ के यहाँ पाकिस्तान में आता है तो उसमें जो टैलेंट होता है वो पाकिस्तानी बच्चे में मैंने कभी भी नहीं देखा। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें इंडस्ट्री रिलेटेड एक एक्सपीरियंस होता है। इवन पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनको हाथों हाथ लेती हैं और उनको एक अच्छे सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं। और जब पाकिस्तान बाहर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो वो लर्न करता है, एक अच्छी चीज़ों को सीखता है, वर्ल्ड वाइड उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा बनती है। और दूसरी ये कि वो पार्ट टाइम जॉब करके ना सिर्फ अपनी फीसों को मैनेज करता है बल्कि कुछ ना कुछ उसमें से सेविंग भी कर लेता है। सही। लेकिन उमर साहब, जिस डेडिकेशन और डिवोशन की आप बात कर रहे हैं उसकी लैकिंग की वजह क्या नज़र आती है? आपने कोई इस पे सोचा? यानी जब इससे ज़र मुबादला के मामलात हैं, तालीम बेहतर हो रही है, बाकी मामला जुड़े हुए हैं, तो इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको लैकिंग की? सर, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तो बन रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो वो बहुत उसमें फुकदान है। आज भी यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेबसाइट पे पीएचडीज़ के नाम दे के एक आम ग्रेजुएट से स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर करवाती है, जिनका इवन मैंने देखा है कि एक्सेंट तक सही नहीं होता। मैंने कुछ यहाँ पे, अब स्कूल्स या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के हम नाम तो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के नहीं ले सकते, लेकिन बच्चों को स्पेलिंग्स या एक्सेंट तक वो टीचर सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ये हमारी प्रॉब्लम है। यानी बहुत सारे ऐसे फुकदान और बहरान का सामना हमें है, लैकिंग है। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं कि बच्चों की उस लेवल पे ग्रूमिंग नहीं हो पाती जो कि बच्चे बाहर करते हैं। बाहर एक एजुकेशनिस्ट, एक टीचर का मतलब ये है कि वो एक एजुकेटेड बंदा होगा, वो अपनी फील्ड में एक स्पेशलिस्ट होगा, अपने सब्जेक्ट का वो स्पेशलिस्ट होगा। जो क्लासरूम में आके बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें वो स्पेशलिस्ट होगा तो वो क्लासरूम में आ सकता है। यहाँ पे एक टीचर जो है वो बच्चों को 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है और उसको अगले दिन ये नहीं पता होता कि मैंने क्लासरूम में क्या जाके लेक्चर देना। उसको फौरी तौर पे आता है
यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन उनको यानी जो ये कहती तमाम है जी चीज़ें जो उस हैं क्लास। उसमें शामिल हैं। मुजाहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मेरा क्वेश्चन, महदूद वक्त है मेरे पास, क्वेश्चन वही है जिस तरह आपने बात की थी कि पानी की भी शॉर्टेज हो जाती है, पानी की किल्लत है, वाटर बोर्ड का अपना एक किरदार है। गो के इलेक्ट्रिक अगर बिजली नहीं भेज रहा तो ये अपने एक उनके मामलात हैं, पर वाटर बोर्ड का अपना जो किरदार है उसको कैसे देख रहे हैं? ये वाटर बोर्ड का कोई किरदार इतना अच्छा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई कि इलेक्ट्रिक की वजह से अल्टरनेट उनके पास होना चाहिए। उनको पता है हमारा मुल्क बिल्कुल। जो है वो एनर्जी क्राइसिस में है, तो जनरेटर का बंदोबस्त उन्हें करना चाहिए। सरकारी इदारा है, उनका हमेशा से यही बहाना आता है कि वो कहते हैं कि भाई बिजली का शॉर्टफॉल था, मोटर रिवर्स हो गई, लाइन फट गई, उनके इसी तरह के बहाने होते हैं। लेकिन उनको ये तवज्जो देनी चाहिए कि पानी बेच रहे हैं, ऐसे इलाके हैं स्कीम 33 में आपको बताएं, या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट मरीर में आपको बताएं कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 24 आवर्स वहाँ के हाइड्रेंट्स में पानी मौजूद है, लेकिन उनके साथ जो जुड़ी हुई आबादी है वो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। वो टैंकर उसी इलाके के हाइड्रेंट से 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में डलवाने पर मजबूर हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। या कराची के अवाम को तो क्या बेयारो इनका भी कोई मददगार कंप्लेंट छोड़ सेल दिया है, नहीं ना है जहाँ पे पाकिस्तान कोई पीपल्स कंप्लेंट पार्टी की कुछ जा करने को। सके? कंप्लेन कहाँ की जाएगी? आप मुझे बताएं, के इलेक्ट्रिक इतना मुनज़्ज़म इन्होंने बनाया हुआ इदारा, मनों के हिसाब से इतना इतना ये बिल भेजते हैं, उसके बाद इनके हेल्पलाइन के लोग जो हैं वो हेल्पलाइन पे अवेलेबल नहीं होते तो उनके पास खुद इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये तो सरकारी सतह पर वाटर बोर्ड का इदारा है, यहाँ पर कोई ऐसा हल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर एहतजाज किया जाए तो थोड़ी सी वाटर बोर्ड के एमडी और दीगर डीएमडी टेक्निकल जो हैं वो थोड़ा हरकत में आते हैं, थोड़ी देर के लिए पानी खोल देते हैं, उसके बाद जो है वो तो ये पानी की फराहमी फिर मुतासरीन और मुअत्तल हो जाती मुतासरा है। इलाकों की क्या रेशो है? यानी अगर ये इतनी बेहिसी का मुजाहरा करते हैं तो वो अफराद का क्या होता है, उन इलाकों का क्या होता है, वो कितने हैं? देखिए, कैटेगरीज हैं। अगर आप कोरंगी की बात करें, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, कोरंगी बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पानी क्या करते हैं कि छोटी सी जो मतलब टंकियाँ होती हैं वो मिलती हैं 200-200 रुपये, 300-300 रुपये की, वहाँ भी पानी फ़रोख्त हो रहा होता है। हर इलाके के हिसाब से ये माफिया जो है पानी फ़रोख्त कर रहा है। कहीं पर 800 रुपये की टंकी मिलती है, फिर आप टैंकर पर यानी आ इसका जाएं तो मतलब है 1000 कि लीटर का टैंकर माफियाज जो ही होता है हैं वो, हर तरफ। माफ़ कीजिएगा, सुन नहीं सका आपको। मैंने कहा माफियाज ही हैं, माफिया ही हर तरफ चल रहा है जिसकी वजह से ये नहीं, मामलात बिल्कुल हो रहे हैं। बिल्कुल। देखें, आप कराची में आए, आपको बच्चा भी बता देगा, एक 10 साल का बच्चा बता देगा पानी नहीं आ रहा तो कहाँ जा रहा, तो वो कहेगा ये टैंकर माफिया ले जाता है पानी। हमारे सामने से जो है बड़े बड़े टैंकर पानी के भरे हुए गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमारे घर सही में मज़ाहिर पानी वक्त की किल्लत नहीं के होता। बायस उसकी मुझे आपसे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मज़ाहिर सही थे और इसके साथ साथ उमर ज़मान खान साहब मेरे साथ मौजूद थे ऑनलाइन, उनका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त और तज़िये का। इसके अलावा नबील ने हमसे बातें की, लॉकडाउन के हवाले से बताया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।